उस वक्त किचन में मौजूद थी, अपनी बांजी के लिए फीडर बना रही थी जो अभी महज 1 महीने की थी। तभी मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे यकदम कोई आकर खड़ा हो गया हो, मगर मैं इससे बेनियाज होकर दूध को ठंडा करके फीडर में डाल रही थी। तभी मुझे किसी ने अपने बाजुओं की गिरफ्त में ले लिया। मैं बुरी तरह से मचल गई, फिर चीखने चिल्लाने लगी तो मेरे मुंह पर हाथ रख लिया। अब जब मैंने देखा तो ये मर्दाना हाथ था बालों से भरा हुआ। इस घर में मेरे बहनोई के अलावा मेरी बहन के ससुर भी मौजूद थे, मगर वो बीमार थे। वो अपने कमरे में रहते थे। जब मैंने पलट कर देखा कि ये कौन है जिसने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया है, मगर अब वो हाथ मेरे जिस्म के हसास हिस्सों को छूने लगा था। मेरे जज्बात यकदम बदल गए थे। मेरा सांस तेज तेज चलने लगा था और मेरे लिए अपनी हालत को संभालना मुश्किल हो रहा था। मैंने खुद को बामुश्किल छुड़वा कर पलट कर देखा तो मेरे बहनोई खड़े थे, जो आंखों में अजीब सी चमक लिए मुझे देख रहे थे। उनकी आंखें खुमार आलूद हो रही थी। मेरे अपने जज्बात भी बदलने लगे थे। तभी बाहर से मेरी बहन के बोलने की आवाजें आई तो हम दोनों ने खुद को संभाल लिया। मेरे बहनोई फौरन किचन से बाहर चले गए थे और मैं भी थोड़ी देर के बाद दूध गर्म करके बहन के कमरे में लाई तो वो कहने लगी कि इतनी देर तुमने लगा दी, आखिर ये छोटा सा काम करने में कितनी देर लगती है? तुम भी बहुत सुस्त हो गई हो, इतना छोटा सा काम करने में इतनी देर लगा दी। मैं उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे में आ गई थी और जो कुछ हो गया था इसके बारे में सोचने लगी थी। आज मेरे दिल की हालत तब्दील हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे बहनोई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, और अगर वो फिर से मेरे पास दोबारा आ जाते तो। मेरे एहसासात बदलने लगे थे। इससे पहले कि मैं मजीद बहकती, अब्बू मुझे लेने के लिए आ गए थे और मजबूरन मुझे उनके साथ वापस आना पड़ा था। मेरी बहन ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर अब्बू ने उनकी तमाम बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था। उन्हें कहने लगे कि अब तुम ठीक हो, अपना काम खुद कर सकती हो, ऐसे में अपनी बहन को तकलीफ मत दो, वो कॉलेज में जाती है, उसने अपनी पढ़ाई भी करनी होती है। खैर से तुम्हारी वजह से उसकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। मैं ना चाहते हुए भी अब्बू के साथ वापस आ गई थी। कितने दिन तक मेरे बहनोई के हाथों का लम्स मेरे जहन पर छाया रहा था। फिर एक दिन उन्होंने मुझे कॉल की और मुझे अपनी मखसूस गंभीर आवाज में कहने लगे कि तुम एक आध रात के लिए यहाँ पर रहने के लिए क्यों नहीं आ जाती? तुम जानती हो कि अगर तुमने ये एक रात मेरे साथ गुजार ली तो तुम मेरे प्यार में पागल हो जाओगी। मैं तुम्हें इस एक रात के 20 लाख दूंगा जो सिर्फ तुम्हारे होंगे। तुम इन पैसों का जो चाहे करना। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में लालच आ गया और मैं ये सुनकर ही बेतहाशा खुश हो गई थी। मेरे बहनोई बहुत पैसे वाले थे। अगर वो ये बात कह रहे थे तो वो मुझे इतना पैसा दे भी सकते थे, मगर मुझे अपनी बहन की वजह से डर था कि अगर उसे ये सब पता चल गया तो क्या होगा। जब यही सवाल मैंने अपने बहनोई से किया तो वो कहने लगे कि तुम किस बात की फिक्र कर रही हो, तुम्हारी बहन को कुछ भी पता नहीं चलेगा, मैं उसे कोई किसी बात की खबर नहीं होने दूंगा। ये बात हम दोनों के दरमियान रहेगी। अब मेरा दिल भी चाहने लगा था कि मैं अपने बहनोई के साथ रंगीन वक्त गुजारूं। एक तो उनकी शानदार पर्सनैलिटी मुझे उनकी तरफ खींच रही थी, दूसरा 20 लाख की रकम मामूली रकम नहीं थी। ये लालच मेरे दिल में पैदा होने लगा था। अम्मी का तो कोई मसला नहीं था, वो तो मुझे आसानी से जाने दे सकती थी, मगर ना जाने क्यों अब्बा मेरा बहन के घर में जाना पसंद नहीं करते थे। जब भी मैं वहाँ जाने की बात करती थी तो उन्हें गुस्सा आ जाता था, मगर मेरा ये मसला भी हल हो गया था। अब्बा काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहे थे और जाने से पहले भी वो अम्मी को बार बार इस बात की ताकीद कर रहे थे कि वो मुझे मेरी बहन के घर ना जाने दे। अब अम्मी भी उनकी बात सुनकर झुंझला गई थी। अब्बू के जाने के बाद जब मैंने अम्मी से पूछा कि आखिर अब्बू ऐसा क्यों कह रहे थे, वो क्यों मेरा अपनी बहन के घर जाना पसंद नहीं करते, तब अम्मी कहने लगी कि मैं नहीं जानती कि उस शख्स के दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों ये शख्स इतनी छोटी सोच का मालिक है। हमारा दामाद तो बहुत अच्छा इंसान है और मुझे तो उससे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। ना जाने क्यों तुम्हारे अब्बू को किसी पर एतबार नहीं होता। अपनी बेटियों के मामले में ये हर किसी को शक की निगाह से देखने लगते हैं। फिर मैंने अम्मी से इजाजत ली कि मैं एक दिन वहाँ पर रहना चाहती हूँ। अम्मी मुझे मसनूई अंदाज में घूरते हुए कहने लगी कि जानती हो अपने बाप को, उसे पता चलेगा तो वो मेरी जान को आ जाएगा। मगर मैंने अम्मी को प्यार से फिर मना ही लिया। अब पूरी रात मैं खुशी से किन ख्यालात में खोई हुई थी। आने वाले कल के बारे में सोच रही थी कि कल जो मेरी जिंदगी में खुशगवार लम्हात आने वाले थे वो मुझे अपने शहर में पकड़ रहे थे। मैं इन ख्यालों में खोए हुए नींद की वादियों में उतर गई थी। अगले दिन मैंने अपना सबसे बेहतरीन जोड़ा पहना था। अपने चेहरे पर हल्का हल्का सा मेकअप भी कर लिया था और जब हल्की सी ज्वेलरी पहनने के बाद खुद को आईने में देखा तो नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। आज जब अम्मी ने मुझे देखा तो खिलाफे मामूल उन्हें भी ये बात बुरी लगी और मुझे कहने लगी कि बहन के घर जाने के लिए इतना तैयार होने की क्या जरूरत है। मैंने भी हंसकर कह दिया कि आप पर भी अब्बू की बातों का असर हो गया है और आप भी उन्हीं की तरह सोचने लगे हैं। उन्होंने मेरी बात पर मुझे मसनूई गुस्से से घूरा। फिर मुझे कहने लगी कि ठीक है तुम जाओ, मगर कल अपने बाप के आने से पहले वापस आ जाना। यूं भी तुम्हारी कारें से बहुत छुट्टियां हो गई हैं, तुम्हारा बहुत हर्ज होने लगा है। अगर तुम्हारे नंबर कम आ गए तो तुम्हारा बाप इस बात पर भी तुम्हें डांटेगा। ये बात तो मैं जानती थी कि मैंने अम्मी से वादा किया है कि मैं बहुत अच्छे नंबर लूंगी। अब्बू को मुझ पर गुस्सा करने का, मुझे डांटने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। मेरे बहनोई खुद ही मुझे लेने के लिए आ गए थे। उन्होंने मुझे सर से लेकर पांव तक सताइशी अंदाज में देखा और फिर मुझे देखकर कहने लगे कि दिल तो कर रहा है कि मैं अभी तुम्हें। फिर अपनी बात को अधूरा छोड़कर वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगे थे।
उनकी ये जूम मानी आधी अधूरी बात सुनकर मेरे चेहरे पर रंग बिखर गए थे और मैं समझ गई थी कि वो क्या कहना चाह रहे थे। और जब मैं बहन के घर आई तो उसने भी बेसाख्ता मेरी तारीफ की। मुझे कहने लगी कि तुम तो हो ही बहुत खूबसूरत, मगर जब तुम अच्छा पहन ओढ़ लेती हो तो तुम पहले से भी ज्यादा हसीन दिखने लगती हो। और ये बात सुनकर मैं शर्मा गई थी। रात को जब मेरे बहनोई घर आए तो वो बार बार मुझे गहरी नजरों से देख रहे थे और मैं उनके देखने से ही झींप रही थी। तभी वो बाजी से नजर बचाकर मेरे कान में सरगोशी करते हुए बोले कि तुम तो सिर्फ मेरे देखने से ही इस कदर बुरी तरह से शर्मा गई हो, फिर तुम मेरी मोहब्बत को, मेरे लम्स को कैसे बर्दाश्त करोगी। मैंने बहुत मुश्किल से अपने चेहरे पर आने वाले रंगों को छुपाया था और फिर अपने बहनोई का इशारा पाकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। काफी देर गुजर गई थी। मैं अपने बहनोई का इंतजार कर रही थी। वो काफी देर के बाद जब मेरे कमरे में आए तो मेरा दिल जैसे हथेलियों में धड़कने लगा था। मैं पसीने से पूरी तरह भीग गई थी। वो भी वक्त जाया किए बगैर फौरन से मेरे पास आए और उन्हें देख के अंदाजा हो रहा था कि उनके लिए भी अपने जज्बात को काबू में पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जब उन्होंने भी मुझे बरहना करना शुरू कर दिया तब मैंने उनसे बाजी के बारे में पूछा कि वो सो गई हैं। अगर उन्होंने ये सब देख लिया तो क्या होगा। तब वो मुझे हंसते हुए कहने लगी कि तुम्हारी बाजी यहीं पर है, फिक्र मत करो, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। मगर मुझे दिल ही दिल में डर लग रहा था कि अगर बाजी यहाँ पर आ गई तो क्या होगा। उसी वक्त दरवाजे पर खटकने की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया था जब मैंने देखा कि मेरे सामने मेरी बहन खड़ी थी और सामने ही मेरा बहनोई मेरे साथ। मैंने जब दुनिया में आंख खोली तो मैंने अपने घर का अजीब सा माहौल देखा था। अम्मी अब्बू हम दोनों बहनों से बहुत प्यार करते थे, हमारा बहुत ख्याल भी रखते थे, मगर इसके बावजूद भी अब्बू के और अम्मी में प्यार में फर्क था। अब्बू हमारे बारे में बहुत ही ज्यादा शिद्दत पसंद थे। जब भी मैं या मेरी बहन घर से बाहर होती, अपनी सहेलियों में जाती तो अब्बू बार बार इस बात पर फिक्रमंदी का इजहार करते थे। वो अम्मी पर गुस्सा करते थे कि तुम उन्हें घर से अकेली क्यों बाहर जाने देती हो। यहाँ तक कि जब हम स्कूल कॉलेज में होते थे तो अब्बू बार बार घर में कॉल करके पता करते रहते थे कि हम दोनों घर में आ चुके हैं, और जब तक हम लोग घर में ना आ जाती तब तक अब्बू की परेशानी बरकरार ही रहती थी। उनका ये रवैया देख देख कर मुझे और बाजी को बहुत ही ज्यादा कोफ्त का सामना करना पड़ता था। मैं तो फिर ये सब कुछ बर्दाश्त कर जाती थी, मगर बाजी अम्मी के साथ लड़ाई करने लगती थी। वो उन्हें कहती कि अब्बा जी हम पर एतबार नहीं करते हैं, इसीलिए वो बार बार हमारे बारे में पूछते हैं। और फिर एक दो बार तो अब्बा जी ने बहुत ज्यादा बाजी के बारे में खदशा जाहिर किया तो बाजी को सख्त गुस्सा आया था। वो अब्बा के सामने दो बदो खड़ी हो गई थी। उन्हें कहने लगी कि आपको आखिर हम दोनों पर एतबार क्यों नहीं आता, आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम कुछ गलत करेंगे, आपको धोखा देंगे। आपको किस औरत ने धोखा दिया है जो आपका हर किसी से एतबार उठ गया है। बाजी का ये कहना था कि अब्बू की आंखें आबदीदा हो गईं। वो कहने लगे कि मैं तुम दोनों पर शक नहीं करता, मुझे अपने खून पर, अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है, मगर दुनिया पर भरोसा नहीं है। मैं लोगों के बारे में सोचकर खौफजदा हो जाता हूँ। ये मर्द किस कदर छुपे हुए भेड़िए हैं जो किसी की भी इज्जत को पमाल करने के लिए लम्हे भर की भी देर नहीं लगाते। मैं नहीं चाहता तुम दोनों को किसी किस्म की तकलीफ हो। और फिर कुछ टाइम के बाद ही बाजी की जब शादी हो गई तो अब घर में अब्बू की तमाम तर तवज्जो का मरकज मेरी जात ही रह गई थी। वो हर वक्त मेरे बारे में घर में फोन कर करके तसल्ली करते रहते थे। अब जब भी मेरे बहनोई में घर में आते तो अब्बू की परेशानी बढ़ जाती थी। उनका बस नहीं चलता था वो मुझे कहीं पर छुपा दे ताकि मेरे बहनोई की नजर मुझ पर ना पड़े। अगर वो मुझे मुखातिब कर लेते, मेरे साथ हंसी मजाक कर लेते तो अब्बू को ये देखकर गुस्सा आता था। अब्बू मुझे वहाँ से उठा दिया करते थे। इस रवैये पर मेरे बहनोई को बहुत गुस्सा आता था। वो मेरी बाजी से कहते कि तुम्हारे अब्बू हद करते हैं, आखिर मैं इस घर का बेटा हूँ, मैं कोई गुंडा मवाली नहीं हूँ जो उनकी इज्जत पर हाथ डालूंगा। वो क्यों मेरे साथ ऐसा गैरों वाला सलूक करते हैं। शर्मिंदगी का एहसास होता है। बाजी तो पहले ही झुंझलाई हुई थी, वो भी अम्मी पर बरस पड़ी थी, मगर अम्मी भी दोनों हाथों में थाम के रह जाती थी। वो उन्हें कहती कि मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती, तुम्हारा बाप किसी पर भी एतबार नहीं करता, जानती तो हो तुम उसकी तबीयत को, फिर तुम क्यों दोनों बहनें मुझे तंग करती हो। अपने बाप से बात करो। मेरे बहनोई मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मेरा बहुत दिल करता था कि मैं उनके साथ वक्त गुजारूं। अक्सर मैं फोन पर उनके साथ ढेरों बातें करती थी। जब वो मुझे अपनी गहरी गहरी नजरों से देखते थे, वो मेरी तारीफ करते थे तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि आज तक किसी मर्द ने कभी मुझे इस नजर से नहीं देखा था और ना ही कभी किसी ने मेरी तारीफ की थी। शायद यही वजह थी कि मैं अपने बहनोई से मुतासिर होने लगी थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरे दिल में उनके लिए कब गलत ख्यालात बनने लगे थे। अब मैं ये सोचकर भी पीछे नहीं हट पा रही थी कि वो मेरी बहन के शोहर थे। इस सब से मेरी बहन का घर भी खराब हो सकता था। मुझे तो अपने बहनोई के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। अब्बू को भी न जाने कैसे मेरे और बहनोई के जज्बात का एहसास हो गया था कि वो अब उठते बैठते अम्मी को एक ही बात की ताकीद करते कि सारा को कभी भी अपनी बहन के घर अकेले ना जाने देना। अगर जाना जरूरी हो भी तो तुम अपने साथ लेकर जाना, अपने साथ लेकर वापस आना। अब जब बाजी के घर बेटी की पैदाइश हुई तो तब मैं कुछ दिनों के लिए बाजी के घर रहने के लिए आई थी, मगर हर 2 मिनट के बाद अब्बू की वीडियो कॉल आ जाती और वो मुझे देकर फिर तसल्ली में आ जाते थे। बाजी घर में अकेली होती थी, उन्हें देखभाल के लिए किसी औरत की जरूरत थी, मगर उन दिनों अम्मी की कमर में दर्द निकला हुआ था और वो बाजी की देखभाल करने से कासिर थी। यूं तो बाजी ने कामों के लिए घर में मुलाजमा का बंदोबस्त भी कर लिया था और बच्चे के लिए भी आया रख ली थी, मगर इसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उनका दिल करता था कि मैं हर वक्त उनके पास रहूं
और वो मुझसे अपने दिल की बातें करें। उनकी तबीयत को मद्देनजर रखते हुए ही अब्बू ने मुझे वहाँ पर रहने की इजाजत दी थी। मगर जब वो बार बार कॉल करते तो इस बात पर मेरे बहनोई और बाजी दोनों को गुस्सा आता था। मेरे बहनोई सख्त चिढ़कर कहते कि तुम्हारे अब्बू तो इस तरह से करते हैं जैसे तुम किसी जंगल में आ गई हो, जैसे मैं कोई खूंखार भेड़िया हूँ जो तुम्हें चीड़ फाड़ कर खा जाऊंगा। बाजी फिर उनका मूड बदलने की कोशिश में हल्कान होती रहती थी और मैं फिर अपने कमरे में आ जाती थी। अब जब मेरे बहनोई मेरे कमरे में थे और जब मैंने अपनी बाजी को अपने सामने देखा तो मैं जैसे शर्मिंदगी के मारे जमीन में गिरती जा रही थी। बाजी बेतासुर अंदाज में मुझे देखते हुए सोफे पर आकर बैठ गई थी। वो टिकटिकी बांधे मुझे देखे जा रही थी। उनके देखने का अंदाज बहुत अजीब था। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई कि उन्हें शायद मुझ पर गुस्सा था कि मैंने उनके हक पर डाका डाला था। मैं अपने बरहना वजूद को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी और मेरे बहनोई ने मेरी इस कोशिश को नाकाम बना दिया था। मैंने उन्हें अपने बहन की जानिब इशारा करते हुए कहा कि मैं उनकी मौजूदगी में ये सब नहीं कर सकती। आपको इस सब से डर नहीं लगता कि वो क्या कहेंगी? तब वो जोर से हंस पड़े और कहने लगे कि तुम्हारी बहन को मैंने नशे की दवा दे रखी है। वो इस वक्त मदहोशी की हालत में है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके सामने क्या हो रहा है। जब वो सुबह सोकर उठेगी तो ये सारी बातें वो भूल चुकी होगी। मगर इसके बावजूद भी मैं अपनी बहन के सामने ये सब करने की जुर्रत नहीं कर पा रही थी। अब जब मैं बार बार अपनी बहनोई को मना करने लगी तो उन्हें भी गुस्सा आ गया। अब वो मेरे साथ जबरदस्ती करने पर उतर आए थे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मेरे बहनोई का बस नहीं चल रहा था कि वो दस्तक देने वाले को कत्ल कर देते। इस वक्त कौन आ गया? जैसे ही वो पीछे हटकर दरवाजे की जानिब बढ़े तो मैंने फौरन से अपने वजूद पर कपड़े पहन लिए थे। मुझे अब अपने बहनोई पर सख्त गुस्सा आ रहा था। उनसे मुझे खौफ भी महसूस हो रहा था। अब जो उन्होंने मेरे साथ जिंदगी का मुजाहरा करने की कोशिश की थी, मेरे दिल में जैसे डर बैठ गया था। मेरा बस नहीं चल रहा था मैं यहाँ से भागकर दूर चली जाऊं। दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड था जो ऊंचा ऊंचा न जाने क्या बोल रहा था। थोड़ी ही देर के बाद जब मेरे बहनोई वापस आए तो उनके चेहरे का रंग बदला हुआ था। आंखों में सख्त गुस्सा नजर आ रहा था। अब उनके साथ अब्बू भी थे। अब्बू को देखकर मैं उनके साथ लिपट गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अब्बू इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। अब्बू ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा था। वो मुझे लेकर घर आ गए। घर आने के बाद मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। मैं अब खुद को महफूज तस्वर करने लगी थी। मुझे मालूम हो गया था कि अब्बू आखिर हम दोनों बहनों पर इस कदर सख्ती क्यों करते थे। वो जानते थे कि आजकल के मर्द भेड़िए हैं। वो औरत को चीरने फाड़ने में लम्हे भर की भी देर नहीं लगाते। फिर अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो आज अब्बू घर पर ही थे। उन्होंने मेरे रोए रोए चेहरे की तरफ नजर बढ़ाकर देखा और मुझसे कहने लगे कि रात तुम्हारी तबीयत खराब थी, इस वजह से मैंने तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। अब मुझे बताओ कि कल क्या हुआ था? तुम इतना डरी हुई क्यों थी? मैं अब्बू को ये बात कैसे बता सकती थी? तभी मैंने अपने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट तारी करते हुए कहा कि रात को मुझे बुखार हो गया था। अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उड़ के घर पहुंच जाऊं और जब आपको देखा तो मेरा दिल भर आया था। हालांकि उस वक्त बाजी मेरे पास मौजूद थी मगर उनसे बात करके भी मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। चूंकि उस वक्त बाजी मेरे पास ही मौजूद थी इसलिए अब्बू भी मेरी बात से मुतमिन हो गए थे और उन्हें ये शक नहीं गुजरा था कि मेरे साथ मेरे बहनोई ने कुछ गलत करने की कोशिश की थी। मगर अब मैं इस सब से डर गई थी। कुछ दिनों के बाद जब बाजी हमारे घर में आई तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उस दिन जो कुछ हुआ था वो उनके जहन से निकल चुका था और अब भी वो मुझे अपने घर में रहने की पेशकश करती रही जिसे मैं मुस्तरद कर दिया करती थी। इसके बाद मेरे बहनोई ने मुझे दोबारा राम करने की बहुत कोशिश की मगर मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया था। मैं कभी भी उनकी बातों में नहीं आ सकती थी। मैं जान गई थी कि वो महज मुझसे फायदा हासिल करना चाहते थे। अगर ऐसा हो जाता तो इसके बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहती। वक्ती तौर पर तो मैं जज्बात के हाथों बहक गई थी मगर अब मुझे इस सब की समझ आ गई थी। दिन महीने में और महीने सालों में बीत गए थे। अब्बू ने एक जगह पर मेरा रिश्ता तय कर दिया था और अब कुछ दिनों के बाद मैंने यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना था। बात बात पर मेरी आंखें भीग जाती थी। जिस दिन मेरी रुखसती थी उस दिन अब्बू मेरे कमरे में आए और मुझे कहने लगे कि तुम और तुम्हारी बहन अक्सर मुझसे शिकायत करते थे कि मैं तुम दोनों पर सख्ती करता हूँ, तुम दोनों पर शक करता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं था। मैं तुम पर शक नहीं करता था बल्कि तुम लोगों की हिफाजत कर रहा था। दरअसल जवानी में मुझसे गलती हो गई थी। मैंने तुम्हारी माँ की कजन की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। यही शुक्र है कि उस वक्त उसका भाई वहाँ पर आ गया था। उस लड़की की इज्जत बच गई। बाद में मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं फिर इसके बाद इस खानदान में कभी गया ही नहीं। मैं किसी से नजर मिलाने के काबिल भी नहीं रहा था। तुम्हारी माँ ने मुझे इस गलती के लिए माफ कर दिया था मगर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया था। मुझे ये डर था कि जो कुछ मैंने किसी की बेटी के साथ करने की कोशिश की थी कल को वही मेरी बेटी के साथ पेश ना आ जाए। इसीलिए मैं तुम दोनों पर सख्ती करता था। अब्बू की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं सोचने लगी थी कि ये शुक्र है कि अब्बू ने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया था। जब तो मेरी इज्जत जाते जाते बच गई थी वरना मैं अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहती। अब जो मैं इज्जत से किसी की बीवी बनने जा रही थी शायद फिर मेरा वक्त भी तब्दील हो चुका होता। मुझे अपनी बहनोई को देखकर अफसोस का एहसास होता था। उनकी भी एक बेटी थी मगर उन्हें शायद अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं था। अभी भी उनकी नजर वैसी की वैसी ही थी। अब भी जब वो किसी लड़की को देखते थे तो उनके दिल में शैतान जाग उठता था।
अब तो मेरी बहन को भी उनकी इस आदत के बारे में पता चल गया था। वो अक्सर रोते हुए अम्मी से अपने शोहर की इस आदत के बारे में जिक्र करती, तो अम्मी उसे हौसला देती कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी तो शायद वो भी इस आदत को बदल ले। और बाजिया अब इस उम्मीद के सहारे बाकी की जिंदगी गुजारने लगी थी।